दूसरों के सपनों के बारे में वही सोचते हैं जिन्हें सपनों का महत्व पता होता है। आज एक ऐसे इंसान से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिससे हजारों परिवारों की जिंदगी बदल गई। शिक्षा हर किसी के हक में है, लेकिन जिस तरह शिक्षा को एक व्यापार बना दिया गया है, हजारों बच्चे हैं जो इससे वंचित ही रह जाते हैं। लेकिन किसी की एक नई सोच, नए कदम से एक बदलाव आता है और युवा रायपुर की शुरुआत होती है। युवा रायपुर से कुछ ऐसे बच्चे जुड़ते हैं जिन्हें शिक्षा का महत्व तो पता है, लेकिन बड़े सपने देखने से भी डर लगता है। युवा रायपुर में इन बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और उन्हें उनके सपने पूरा करने का हौसला दिया जाता है। युवा रायपुर से जुड़े हजारों बच्चों को एक नई उम्मीद मिलती है और एक नई जिंदगी जीने का हौसला मिलता है। आज युवा रायपुर से जुड़े कई बच्चे हैं जो एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और एक अच्छे पद में पहुंच चुके हैं। इस सोच, इस शुरुआत के पीछे का नाम है एम राजीव सर, जो कि आज लोगों के लिए एक मिसाल बनकर सामने आए हैं। आज के समय में शिक्षा कितनी ज़रूरी है ये हर किसी को पता है, लेकिन जिस तरह से एजुकेशन को बिजनेस बना लिया गया है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाता है और कई बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो शिक्षा का सही महत्व समझते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करने के बारे में सोचते हैं। एक ऐसे इंसान से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो कई सालों से बच्चों को शिक्षित करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, जो बच्चे महंगी महंगी क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आइए बात करते हैं जीएसटी सुपरिटेंडेंट एम राजीव जी से। तो राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका Pune.in में। थैंक यू महिमा जी, थैंक यू वेरी मच। सर, कहते हैं दूसरों के सपने वही पूरे करते हैं जिनके खुद के सपने अधूरे रह जाते हैं, जिनको सपनों का महत्व पता होता है। जी जी। तो आपकी भी क्या कुछ ऐसी ही कहानी है, कुछ सपने हैं जो पूरे नहीं हो पाए? जी बिल्कुल बिल्कुल महिमा जी, और ये जो क्लास भी जो है इसकी नींव भी उसी तरह पड़ी है। सबसे बड़ी बात है, मैं जब खुद की तैयारी कर रहा था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, क्योंकि आमतौर पर आपको मालूम है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कोई जॉब नहीं मिलता है, इसके डिग्री के आधार पर जॉब नहीं मिलता है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है। और आपको मालूम है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें नौकरियों की जो संख्या है बहुत कम है। अगर 1 लाख बच्चे अगर ग्रेजुएशन इस साल किए, उनमें से 1000 बच्चों को ही हो सकता सरकारी नौकरी मिले, बाकी 99,000 बच्चे छूट जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या है कि उन 1 लाख में अगर 1000 में आना है तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं भी जब ग्रेजुएशन किया, उसके बाद जब मैं तैयारी करने की सोचा ठाना, तो उस समय सब शहर में आमतौर पर आज भी उसी तरह से है, हर जगह महंगी महंगी कोचिंगें हैं, यूपीएससी के लिए, पीएससी के लिए, बैंकिंग के लिए। मेरे घर में आर्थिक स्थिति उस तरह का नहीं थी तो मैं खुद पढ़ पाऊँ। तो फिर मैंने उस समय सोचा कि क्या हम कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को कैसे दूर कर सकते हैं। तो फिर हमने क्या किया कि कुछ 5-10 बच्चों को, साथियों को जो उस समय साथ तैयारी कर रहे थे, तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बना के उसको उस तरह से हमने पढ़ाई किया और फिर बाद में धीरे धीरे उसमें हमारा सिलेक्शन होता गया। जब वो सिलेक्शन हुआ, फिर मैं यहाँ पर 1994 में रायपुर आया, छत्तीसगढ़ आया। वैसे मैं उस समय मूलतः जमशेदपुर झारखंड में मेरी शिक्षा दीक्षा और लालन पालन बचपन मेरा वहीं बीता है। तो मैं वहाँ से झारखंड से जब हमारा एसएससी के थ्रू इसमें आया, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, हमारा कैडर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अलॉट हुआ। तो जब मैं यहाँ पर जब आया तो देखा कि यहाँ पर हमारे विभाग में, दूसरे अन्य केंद्रीय विभागों में छत्तीसगढ़ के बच्चों की प्रतिनिधित्व बहुत कम है। तो मैंने उन बच्चों को सोचा कि इनको मोटिवेट किया जाए, कैसे इनको इसमें जाए। तो फिर मैं देखा कि यहाँ पर भी वही स्थिति है कि कुछ ही बच्चे हैं जो कि वो महंगी कोचिंग का फीस अफोर्ड करने में है, बाकी बच्चे लोग यहाँ, चूँकि कृषि प्रधान इलाका है, बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसे के अभाव है। तो मैंने सोचा क्यों ना, जो कि जिस तरह से मैंने पढ़ के सफलता हासिल की, क्यों ना उसी तरह से ग्रुप यहाँ भी बनाया जाए और यहाँ के बच्चों को भी मोटिवेट किया जाए। हालांकि चूँकि मैं अलग विभाग में था, शिक्षा विभाग से जुड़ा नहीं था, तो मुझे मेरे साथ बच्चों को जोड़ने में काफ़ी दिक्कतें आई। पहले लोगों को लगा कि भाई आखिर आदमी क्या करना चाहता है, हमको क्यों बुलाना चाहता है। फिर जब उन लोग एक दो बच्चे करके शुरू में जुड़े मेरे को, लेकिन उस जोड़ने में भी 1-2 बच्चों को भी जोड़ने में भी मुझे 7 साल लगा। 1994 में मैं यहाँ आया, 1994 से मैं प्रयासरत था। 2001 में जाकर मुझे सफलता मिली जब मेरे घर में 2-4 बच्चे आए। 7 साल लगा उनको 2-4 बच्चों को भी घर बुलाने में, पढ़ाने के लिए। जब मैं वहाँ पर जब उन लोग मेरे घर आए पढ़ने के लिए, तब उनको जब देखे, उन लोग जब पढ़ने लगे, और पहली बार मुझे याद है कि
ये जो बच्चे जो है 2-4 बच्चे मिलके 10, 12, 14 बच्चों के आसपास आए थे। पहली बार एक छत्तीसगढ़ में पटवारी का एग्ज़ाम निकला था, 56 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें हम कुल 56 में 12 हमारे बच्चे ही सिलेक्शन हो गए थे, जबकि उस समय 14 बच्चे लोग ही पढ़ रहे थे। एक बच्चा इंटरव्यू में कट गया था, नहीं से 13 हो जाते, तो बस 12 बच्चे फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो इससे मन में एक और उत्साह जगह, प्रेरणा हुआ कि मैं भी ऐसे सफल हुआ, कुछ बच्चों को और सफल करवा पाए, तो क्यों ना फिर इसको फिर उस 2001 से जो मुहिम चली, आज भी आप देख रहे हैं कि वो मुहिम के तहत अभी हमारे कम से कम सैकड़ों बच्चे बने, जो लोग अलग अलग विभिन्न पदों पर सरकारी नौकरियों में, केंद्र सरकार के बैंक में। और आपको महिमा जी, आपको बताऊं, इतना आपको खुशी लगेगी जानकर, ऐसे समाज के निम्न वर्ग के बच्चे जहां पर जिनके घर में खाने की भी स्थिति नहीं थी, कोई बच्चा मेडिकल नौकरी नहीं है, मेडिकल एमआर का नौकरी कर रहा है, दिन भर घूमता है दवाई के झोलों को लेकर, साथ में रात में फिर बैठता है डॉक्टर के पास जाके, वो बच्चा भी हमारे पास आके जब बैठा, और आज जो है अभी वो फिलहाल बैंक में मैनेजर के पद पर पदस्थ है। कितने सालों से ये कर रहे हो और कितने बच्चे हैं जो सफल हो चुके हैं इस चीज़ पे आपके? जी, मैं पिछले ये अभी 21वां साल चल रहा है, क्योंकि 2001 में मैंने शुरुआत किया था, अभी 21वां साल चल रहा है। 21 साल से हम लोग इसको कर रहे हैं। और मेरे लगभग, अगर मैं चूँकि उस तरह से तो आंकड़ा नहीं रखा हूँ, हालांकि जितने लोगों का मुझे अभी फ़िलहाल, अब जब मैं प्रयास किया कि ये आंकड़े जुटाने में, तब मुझे पता लगा कि लगभग इन 21 सालों में 300 से 400 बच्चे हमने, लेकिन लगभग 20,000 बच्चों को पढ़ाया, उसमें से 300-400 बच्चे जो है सिलेक्शन, फाइनली सिलेक्शन जिनका हो गया। और सबसे बड़ी बात है, ना उन बच्चों का ना कहीं कोचिंग में या नौकरी पाने के लिए कहीं भी उनको एक पैसे की भी खर्च करनी नहीं पड़ी, सारा चीज़ उनको जो है मेरिट बेसिस में, और जो हमारे पढ़ाए बच्चों को सिलेक्शन इस तरह से हुआ है। तो आप इतने समय से ये काम कर रहे हो, तो किन किन मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा है? जैसे आपका प्रोफेशन कुछ और है और आपने शिक्षित करने के बारे में सोचा, तो लोगों ने इजीली ट्रस्ट नहीं किया होगा। बिल्कुल नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी काम जब कोई शुरुआत होता है तो लोगों का पहला जो सवाल उठता है कि इसमें कोई क्या इसमें दोष होगा, या क्या इसमें कुछ अगला सामने वाला क्या फ़ायदा ले रहा है। तो मैं आपको बताऊं, इतना आपको ये होगा कि दुख होगा ये सुनकर कि जिन बच्चों को मैं पढ़ाता था, उन बच्चों के घर वालों का भी ये था, बाहर का समाज का छोड़ दीजिए, उन बच्चों के घर वाले भी बोलते थे कि ये तो ऐसे कोई भी आदमी कोई बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसा मुफ्त में पढ़ाएगा, तुमको आगे बढ़ाएगा। नेचुरली वो कुछ एक संस्था बनाएगी, NGO बनाएगी, फिर सरकार से करोड़ों रुपया का ये होगा, इस तरह से। तो पहले जो है शुरुआत में हमेशा जो है अविश्वास का एक वातावरण रहा, लोगों को, लड़के लड़कियां आते थे। तो अभी आज तो हमको 2021 में, महिमा जी आपको तो चूँकि आप भी आज इस रोल में हैं, आप भी बाहर निकल रही हैं, तो आपको भी पता होगा कि आज आपको उतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन 20 साल पहले लड़के लड़कियां पास में, और आपने जैसा भी देखा होगा हमारे क्लास में भी, हम लोग कोई लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग ऐसे नहीं, सब मिलजुल के बैठते हैं। तो एक उस समय भी एक लग रहा था कि क्या कर रहा है, कि इस तरह से लड़कियां आ रही हैं, लड़के आ रहे हैं, क्या हो जाएगा। लेकिन जब धीरे धीरे देखे उन लोग सक्सेस होता गया। पहले नो डाउट लोगों को जो है कोई अच्छा काम करते हैं तो थोड़ी कठिनाई आती है, परीक्षा देना पड़ता है। लेकिन जब धीरे धीरे सफलता मिलने लगती है, फिर वही लोग जो आज तक आपकी आलोचना कर रहे थे, आप में बुराई ढूंढ रहे थे, फिर उन लोग आपको सर पर बैठा लेते हैं, इतना ज़्यादा सम्मान देते हैं कि फिर आज मुझे जो रायपुर में कहीं भी जाता हूँ, चाहे किसी भी क्षेत्र में, मैं भले GST डिपार्टमेंट में हूँ, उस विभाग के हो सकता है मुझे 500-1000 लोग जानते होंगे, लेकिन इस काम के वजह से अब मुझे लाखों लोग जानते हैं। कहीं भी जाता हूँ, कई बच्चे लोग किसी बैंक में काम कर रहे हैं, वहाँ मेरा काम हो जाता है, दुकान में जाता हूँ, वहाँ कोई बाज़ार में मिल जाता है, और बच्चों के साथ साथ उनके माँ पिताजी, उनके परिवार। तो अब लगता है महिमा जी, वो जो थोड़ी सी बुराइयाँ, थोड़ी सी कठिनाइयों को अगर कोई पचा ले, सह ले, तो उसको बाकी तो फिर सुनहरे दिन है। जैसे कि आप बच्चों को शिक्षित करते हैं, तो आप बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं? जी, हम लोग, मैं वही कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अभी भी छत्तीसगढ़ में उतने सारे कॉम्पिटिटिव के मैगजीन्स के बुक नहीं मिलते हैं। हाँ, आमतौर पर मैगजीन्स आ जाते हैं, लेकिन बुक्स नहीं मिलते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, प्रयास करता हूँ, अगर कोई मेरा दोस्त पटना जा रहा है, कोई दोस्त मेरा इलाहाबाद जा रहा है, या कोई दोस्त दिल्ली जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ से जाके उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप अगर वहाँ जा रहे हो तो मेरे लिए कुछ किताबें ले आओ। कोई गिफ्ट के तौर पर ले आता है, जानता है कि ये मेहनत कर रहा है, कुछ को मैं खुद मेरे पैसे खर्च करने पड़ते हैं उन किताबों को, जो यहाँ पर वो प्रकाशन की किताब नहीं मिलती हैं। जैसे आमतौर पर एक मैथ्स के लिए आमतौर पर RS अग्रवाल की किताब हर जगह मिलती है,
लेकिन जब आप कहीं दूसरे जगह जाएंगे तो अब पता चलेगा सगीर अहमद नाम की किताब है, HD यादव साहब की भी किताब है। जब बच्चे इस तरह से पढ़ते हैं, इसीलिए हमारे बच्चों का जो परसेंटेज जो है सक्सेस होने का इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हम बच्चों को जो बाहर से किताबें मंगा के, जो आमतौर पर रायपुर में भी नहीं है और किसी जगह और दूसरे कोचिंग और कहीं नहीं मिलेगा, उन सबको हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। आपने 21 साल से आप ये काम कर रहे हो, तब तो आप काफ़ी सफल हो चुके हैं, लेकिन आगे आप और किस मुकाम में पहुँचाना चाहते हैं युवा रायपुर को? बस मेरी एक ही तमन्ना है महिमा जी, अगर आप बोलें, ईश्वर से भी मेरी ये प्रार्थना है। मैं चाहता हूँ कि जैसे चूँकि कुछ हमारे बच्चे जो हैं, रायपुर में हमारी संस्था चलती है, रायपुर जो है कई बच्चे जो है मैं आज भी देखा हूँ, एक दुख भी है इस बात को लेकर कि रायपुर में भी अगर जैसा हमारा शाम का क्लास होता है 6 से 8 बजे तक, 8 साढ़े 8 बजे हमारी क्लास छूटती है, रायपुर में भी कई घर में ऐसे हैं कि जहाँ पर माँ पिताजी बच्चों को मना कर देते हैं कि नहीं नहीं शाम को नहीं जाना है, रात को नहीं जाना है। ऐसे में दूसरे शहरों से लड़कियां आएँ पढ़ें, वो दिक्कत होती है। आते हैं लोग, सक्सेस भी होते हैं। यहाँ पर ऐसे बच्चियाँ भी हैं जो जगदलपुर से आई और उन्होंने सफलता हासिल की, आज वो जगदलपुर में जिला सहकारी बैंक में ब्रांच मैनेजर है, ऐसे है। लेकिन मैं जानता हूँ कि कई लोगों के पास उस तरह की सुविधाएँ घर में नहीं मिल पाता है। तो मेरा एक ही सपना है कि जो मेरे जो बच्चे हैं जो सफल होकर अलग अलग जगह पर हैं, जैसा अभी मैंने बताया भी जिस बच्चे के बारे में, रानू शुक्ला करके, अब फिलहाल वो जिला सहकारी बैंक में वहाँ पर ब्रांच मैनेजर के पद पर है, उसने पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप किया। उसने ये किया कि सर मैं आपको गुरुदक्षिणा के रूप में, आप तो चूँकि फीस लेते नहीं हो, हम लोग पढ़ाई के समय में बाद में भी, तो मैं गुरुदक्षिणा के तौर पर ये करती हूँ कि आपको मैं वहाँ पर जगदलपुर में इस युवा का जो है एक ब्रांच के तौर पर वहाँ युवा जो काम कर रहा है उस तरह से मैं काम करूँ। मैं चाहता हूँ कि उस तरह के जो है अगर हमारे छत्तीसगढ़ में और जगह भी इस तरह से खुल जाए, लोग वहाँ पर, है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि युवा नाम से खोले, किसी नाम से खोलें, लेकिन जो हमारा मोटो है कि कोई बच्चा जो है साधन विहीन है ना, उसके पास साधन नहीं है लेकिन प्रतिभा संपन्न है, वो कुछ करना चाहता है, उसको प्लेटफॉर्म मिले। मेरी तमन्ना बस यही है कि ये युवा जो है पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह रहे और उन गरीब बच्चों को जो कोई पढ़ नहीं पाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं, उनको हम मौका दे सकें, आगे बढ़ाएं। राजीव जी, हमारे देश को ज़रूरत है आपके जैसे और शिक्षकों की जो ऐसा कदम उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा दें। तो आपके इस उठाए गए कदम से और इस सोच से कहा जाए तो हज़ारों बच्चों की नई ज़िंदगी मिली गई है। तो आइए बात करते हैं यहाँ के बच्चों से और जानते हैं कि उनको क्या क्या सुविधाएं मिली हैं यहाँ पे। देखिए, मैंने युवा में पढ़ना जो शुरुआत किया था, उसके बाद धीरे धीरे, मतलब पहले तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता नहीं था, तो युवा से आने के बाद ये हुआ कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चला और धीरे धीरे युवा से पढ़ते पढ़ते मैंने कई सारे एग्ज़ाम्स निकाले, जैसे बैंकिंग का, SSC का, रेलवे का, PSC का, और अभी मैं हाल फिलहाल में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। और युवा से ना सिर्फ मैं जॉब लिया, इसके अलावा मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट और साथ ही साथ और भी कई सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर मिली। और अभी मैं बच्चों के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है, उसको मैं शेयर करता हूँ। पहले तो लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब फ्री में ऐसा क्या पढ़ाते होंगे, लेकिन मैंने जब युवा में आना चालू किया तो मुझे लगा खाली शिक्षा और एक सभी लोगों का सर्वांगीण विकास करने में युवा रायपुर मतलब अपना भरपूर योगदान दे रहा है। क्या क्या सेवाएं आपको यहाँ से दी गई हैं? यहाँ पे मतलब बच्चों को तो शिक्षा तो मिलनी है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर वो तो करेंगे ही, प्लस जो उनका मतलब सर्वांगीण विकास है, जैसे कि खेल कूद और जो भी उनकी रुचि है उन पे मतलब फोकस किया जाता है कि उनको भी निखारा जाए। एक्चुअली मैं अभी जॉब करती हूँ और मैं एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में हूँ और हमेशा मेरे को वर्क प्रेशर रहता था, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा गवर्नमेंट जॉब करना है जिसमें कि मैं आराम से काम कर सकूँ। प्रेशर तो रहता ही काम का, लेकिन फिर भी एक रिलैक्स रहता है कि क्योंकि अभी हम लोग को ये होता है कि कुछ भी टारगेट मिलता है और हम नहीं कर पाते तो हमको बोला जाता है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो यही चीज़ मेरे दिमाग में था कि कुछ मैं ऐसा करूं, इसलिए गवर्नमेंट जॉब करना ज़रूरी है। तो मुझे युवा के बारे में मेरे एक भाई से पता चला जो इससे पहले यहाँ पे आते रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप युवा से जुड़िए और राजीव सर से मुझे मिलने का मौका मिला और राजीव सर से बात करके मुझे इतना अच्छा लगा और इतना मोटिवेशनल उन्होंने मुझे बताया कि आप कैसे कम टाइम पे या फिर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं युवा में रहते हुए। और मुझे ये नहीं पता था कि ये फ्री कोचिंग है और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कि फ्री तो है ही, लेकिन यहाँ के जो सर यहाँ पे जो पढ़ाते हैं वो लोग का डेडिकेशन बहुत ही अच्छा है। तो पढ़ने में
बहुत अच्छा लगता है। साथ ही जब हमारा मोटिवेशन लो हो जाता है तो सर लोगों से बात करके वो चीज़ लगता है कि हम कर पाएंगे करके। जी, मुझे युवा के बारे में सोशल मीडिया से पता चला और मतलब जैसे मैं तो मेरा पहला मतलब अटेम्प्ट है ये, और मैं बाकी जगह गई भी नहीं हूँ कोचिंग में, तो यहाँ मुझे एक तरह का बहुत ज़्यादा मतलब लगाव हुआ, एक फैमिली की तरह लगा। तो मैं तब से मतलब कंटिन्यू मतलब अभी जुड़ी हुई हूँ और मुझे मतलब सक्सेस होना ही है, मतलब युवा से ही सक्सेस होना है, इसलिए मैं मतलब हमेशा कंटिन्यू हूँ। और जैसे डिमोटिवेट हो जाती हूँ तो जैसे हम सर लोग से बात कर लेते, राजीव सर है, देवलाल सर है, उनसे बात कर लेते तो हमें मतलब काफ़ी जानकारी मिल जाता है कि नहीं हमें तो आगे बढ़ना है तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। इस तरह का मुझे जानकारी मिला। युवा रायपुर के बच्चों को मोटिवेट करने पहुंचे आईपीएस शशि मोहन सिंह और उन्होंने बताया अपनी ज़िंदगी से जुड़े कुछ खास बातें और आईपीएस बनने तक का सफ़र। जैसा कि राजीव भाई बता रहे थे, चूँकि हम जॉब में थे, पुलिस की बहुत अपनी एक जॉब प्रोफाइल होता है, थोड़े हैक्टिक शेड्यूल होते हैं, लोगों के दिमाग में एक पुलिसिया ढंग का इम्प्रेशन बना होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे भीतर एक छोटा मोटा कलाकार था जो रंगमंच से मैं जुड़ा रहा बचपन से। 2010 में हमारे एक मित्र छत्तीसगढ़ी फिल्म बना रहे थे, उनको पता था कि मेरे अंदर कोई कीड़ा है जो मुझे काटते रहता है बीच बीच में। वार्तालाप के दौरान में उनको पता था, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, तो फिर मैंने एक छत्तीसगढ़ी मूवी की, मया दे दे मयारू। 2 साल में लगातार फिल्मों में काम करने के बाद फिर पुलिस में वापस आया और अभी भी मैं शॉर्ट मूवीज़ बनाता हूँ जिसको मैं खुद ही लिखता हूँ, मेरे द्वारा लिखित और निर्देशित भी है, और एक्टिंग तो खैर करते ही हैं। तो अब मैं चूँकि पुलिस में वापस आ गया हूँ तो सोशल इश्यूज़ पे बहुत सारे शॉर्ट मूवीज़ बनाई मैंने। मुझे मेरी 2 फिल्मों को, यातना और गोमती को, नेशनल अवार्ड भी मिला। जैसे राजीव जी काम कर रहे हैं तो ये उस तरीके से कानून की जागरूकता के लिए वो फिल्में बनाते हैं हम लोग, और वो सब कुछ पुलिस और कानून से रिलेटेड होता है। लेकिन वो चूँकि अब अंदर कलाकार है, उसको भी सेटिस्फेक्शन चाहिए, और पुलिस के डिपार्टमेंट में है, दोनों का कॉम्बो पैक बना के वो मूवीज़ बनाते हैं। और साथ ही मैं कविताएं लिखता हूँ, मेरी कविता आकाशवाणी से आती है, रायपुर से भी, जगदलपुर से भी, और मेरी 2 बुक अभी प्रकाशित हुई है, एक लहरों के उस पार भी तुम और दूसरा अनगढ़ दुनिया गढ़े तलाशे, इस नाम से। बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमको अपने काम के साथ अगर हमारे भीतर कुछ है तो उसको भी हमें पुष्पित पल्लवित करना चाहिए, और जब समय आए तो उसको उचित अवसर देकर उसको एक मंच देने की कोशिश करना चाहिए। तो टाइम का एक इशू आता है कि सर आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं, पुलिस की नौकरी में कैसे ये सब पॉसिबल है। तो मैं हमेशा, और ये आप लोगों के सीखने के लिए भी है कि लाइफ में हमेशा एक चीज़ याद रखना, सबके लिए मैं एक सवाल करता हूँ, सवाल करने वाले से उल्टा ये बताओ कि सचिन तेंदुलकर को कितने घंटे मिले थे जिंदगी जीने के लिए, लता मंगेशकर को, अमिताभ बच्चन को, अब्दुल कलाम आजाद को, किसी भी एक बड़ा नाम ले लो, उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं जो हमको 24 घंटे मिले। तो टाइम कोई इशू नहीं है, इशू सिर्फ उसका मैनेजमेंट है। उस 24 घंटे का आप कितना सर्वोत्तम उपयोग करते हो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। वो एक स्किल है और स्किल को डेवलप करना पड़ता है। जैसे कि हमने बात करी युवा परिवार से, राजीव सर से और यहाँ के बच्चों से, और हमने देखा कि यहाँ के कई युवा के कई बच्चे हैं जो एक अच्छी पोस्ट में पहुँच चुके हैं और वो आज भी युवा से जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहने की बात करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए पहुना.in के साथ। पहुना.in से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।